हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज अपन कक्षा 12 के लिए इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट के जो अंक भार है, मार्क्स डिवाइडेशन, उसके संदर्भ में बात करेंगे। देखिएगा, जो 12th क्लास के लिए इंग्लिश कंपल्सरी की बात करते हैं अपन, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, या आर्ट्स स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, सभी के लिए ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। और इसके लिए मैं आज तुम्हें मार्क्स डिवाइडेशन के बारे में आपको जो है कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। 80 मार्क्स का जो बोर्ड का पेपर होता है, इसमें 80 के अलावा 20 मार्क्स जो होते हैं वो सेशनल के तौर पर स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। 80 जो प्राप्तांक है, अंक भार है, उसका जो डिवाइडेशन होगा, देखिएगा अपन इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट को मेजर 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो बोर्ड का अपना पेपर होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहले सेक्शन ए होता है, उसके बाद सेक्शन बी होता है और उसके बाद सेक्शन सी होता है। जो 80 मार्क्स है उसमें से सेक्शन ए है, उसका जो भाग होता है वो 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी का है वो 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए 15 मार्क्स का रोल रखता है। सेक्शन बी 25 मार्क्स की भूमिका अदा करता है। और सेक्शन सी जो 80 मार्क्स का कंप्लीट पेपर होता है, उसका 50% जो सेक्शन सी में आता है। इसके बाद में देखिएगा, सेक्शन ए किसको रिप्रेजेंट करता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये होता है रीडिंग स्किल का सेक्शन। सेक्शन जो बी होता है वो राइटिंग स्किल का सेक्शन होता है। और सेक्शन सी जो होता है, इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार वापस देखिएगा, पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए है, ये रीडिंग का सेक्शन होता है, 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी है, ये राइटिंग सेक्शन होता है, राइटिंग स्किल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी जो है वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 40 मार्क्स का होता है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं, जो अपन ने मेजर 3 सेक्शन डिवाइड किए हैं, इसमें भी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर की वर्ड लिमिट क्या होती है, और किन किन क्वेश्चंस में जो अपन को चॉइस दे रखी होती है, और कितने मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं।
डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं सेक्शन ए। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन ए जिसमें अपन ने बात की थी रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीडिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका जो रोल होता है वो 15 मार्क्स का होता है। देखिएगा, इस सेक्शन में दो प्रकार के अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। रीडिंग स्किल में सेक्शन ए में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें अनसीन पैसेज दिया होता है, इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और अपन को जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, उनके अनुसार अपन को आंसर देना होता है। देखिएगा, 12th क्लास में कोई भी पैसेज सीन पैसेज के तौर पर नहीं पूछा जाता है। जो दो पैसेज यहाँ पे रीडिंग जो सेक्शन ए है उसमें पूछे जाते हैं और दोनों के दोनों जो होते हैं वो अनसीन पैसेज होते हैं। देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें भी क्या दिया हुआ होता है, पैसेज गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें भी एक पैसेज जो कि गिवन होता है, दिया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैसेज दिया हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक पैसेज दिया हुआ होगा। इनके अंक भाग की अगर बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसमें जो अपन को गिवन पैसेज है उसके नीचे 9 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 9। पहले पैसेज में 9 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक एक अंक के होते हैं। तो पहला पैसेज इस प्रकार से अपने लिए इंपॉर्टेंस रखता है, कितने मार्क्स का? 9 अंक का पहला पैसेज। इस पैसेज के नीचे आपको 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होता है और पहला जो पैसेज है इस प्रकार से 9 अंक का होता है। इसी प्रकार से अपन बात करें पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 जो होता है वो केवल 12th क्लास में एक नए पैटर्न के तौर पर पूछा जाता है। ये जो पैसेज हैं आपने 11th स्टैंडर्ड तक, 11th क्लास तक हमेशा, चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चाहे ईयरली एग्जामिनेशन हो, उनमें पूछा जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं, पैसेज सोल्व किए हैं और उनके आंसर भी आपने दिए हैं। मतलब आप इस पैसेज से नॉन है, परिचित हैं अच्छी तरह से। लेकिन जो पैसेज नंबर 2 होता है इससे फिलहाल आप लोग अननोन होते हैं, अपरिचित होते हैं। ये आपके लिए केवल 12th क्लास में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है। तो देखिएगा, इसको अपन कह सकते हैं नॉट मैकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। नॉट मैकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, a passage given for not making an abstraction as well as finding out suitable title for the given passage। जो पैसेज नंबर 2 होता है उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो नोट मेकिंग का होता है और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्शन का होता है, समअप का होता है। उसमें अपन को समरी करनी होती है। देखिएगा, पहला जो दूसरे पैसेज का पहला जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का होता है और दूसरा जो एब्स्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से ये जो पैसेज है अपने लिए 6 मार्क्स का रोल रखता है। पहला पैसेज 9 मार्क्स, दूसरा पैसेज 6 मार्क्स।
9 और 6 जो रीडिंग स्किल है सेक्शन ए है वो आपके लिए क्या रोल रखता है 15 मार्क्स का। क्लियर। अब देखिएगा और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन अपन ने देखा एक पेसिस दिया हुआ होगा और उस पेसिस के नीचे 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है और इस प्रकार से ये जो पेसिस है 9 अंक का होता है। इसमें देखिएगा दो प्रकार से, विशेष तौर से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। पहले पेसिस के नीचे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर आपको डेस्क्रिप्टिव देने होते हैं, जिनकी वर्ड लिमिट जो है वर्ड लिमिट आपके 10 टू 20 वर्ड्स होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला जो पैसेज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनके आंसर की जो वर्ड लिमिट है वो 10 से 20 शब्द सीमा तक होती है। कितनी होती है? 10 से 20 शब्द सीमा तक आपको आंसर देना होगा। देखिएगा क्या प्रोसेस रहेगी आपकी। सबसे पहले जो सॉल्व करने की प्रोसेस रहेगी, नंबर 1 पहला स्टेप क्या होगा, अपन पैसेज को रीड करेंगे। पैसेज को रीड करने के बाद दूसरे स्टेप में अपन क्वेश्चन को रीड करेंगे और इस क्वेश्चन में क्या आस्किंग आपसे पूछा गया है उसका आंसर देंगे। लेकिन आंसर कैसे दिया जाएगा, पहले आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पैसेज में आंसर फाइंड आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करते समय, आंसर को ढूंढते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर आप पैसेज में आपको पता लगता है कि यहां मेरा आंसर है, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उसका आंसर हमेशा किस तरीके से दिया जाता है कि जहां पे आपने आंसर फाइंड आउट किया है एग्जैक्ट उसको आंसर नहीं मानते हुए उस जो आपका ओपिनियन है कि यहाँ पे मेरा आंसर होना चाहिए उसको आप क्वेश्चन से मैच करें और जहां पर आपने आंसर को फाइंड आउट किया है उस आंसर में से क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, वो चीज आपको आंसर में सटीक देनी होती है। एग्जैक्टली वो देना होता है जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, जो एक अपन एप्रोप्रिएट आंसर मान सकते हैं। कई बार क्या होता है, अपन जैसे छोटी क्लासों में देखते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन का जो आंसर है एग्जैक्टली पैसेज में हूबहू लाइन मिल जाती है। हो सकता है आपको यहाँ पर भी ऐसा आंसर मिले, लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए और आंसर का पता लगाया जाए। उसके बाद में जहां आपने आंसर को फाइंड आउट किया है उसको आप क्वेश्चन के साथ मैच करें और फिर ये देखें कि क्वेश्चन मैंने जो उत्तर प्राप्त किया है उसमें से क्या चीज मांग रहा है, वो चीज आप अच्छे तरीके से एप्रोप्रिएटली आंसर में दें। क्लियर। इसके बाद हालांकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हर एक स्टूडेंट आसानी से पैसेज को पढ़कर समझकर क्वेश्चन को पढ़ के समझ के और उन क्वेश्चन के आंसर दे सकता है। लेकिन जो आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वोकैब से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपका वर्ड पावर जो है वो
बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वर्ड पावर से मतलब है कि यहाँ पे सिनोनिमस वर्ड पूछा जा सकता है, एंटोनिमो वर्ड पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम वर्ड से आपका क्या मतलब है? सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर इन मीनिंग, या आप बात कर सकते हैं क्लोजेस्ट और नियरेस्ट इन मीनिंग। ध्यान दीजिएगा, 7वें 8वें 9वें क्वेश्चन में अगर सिनोनिम पूछा जाता है तो इसका मतलब यह है सिमिलर इन मीनिंग, जो वर्ड आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन नंबर है, उनमें जो वर्ड आपको दिया हुआ है उस वर्ड का आप मीनिंग का पता करेंगे। मीनिंग का पता करने के बाद आपको अगर सिनोनिम वर्ड पूछा गया है, मतलब सिमिलर इन मीनिंग वर्ड पूछा गया है, मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है क्लोजेस्ट इन मीनिंग या नियरेस्ट इन मीनिंग, इसे आप कह सकते हैं समानार्थी शब्द। जो वर्ड दिया हुआ है उसके एग्जैक्ट सेम मीनिंग वाला वर्ड जो है पैसिव में दिया हुआ है, उसको आप फाइंड आउट करेंगे और आंसर देंगे। क्लियर? एक बार मैं आपको ये चीज रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है वो वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और इनका जो आंसर होता है वो एक शब्द होता है, एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है, वाक्यांश हो सकता है, लेकिन अमूमन एक वर्ड होता है। और यदि सिनोनिम वर्ड पूछा गया है तो सिमिलर इन मीनिंग, क्लोजेस्ट इन मीनिंग या नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब समानार्थी शब्द देना होता है। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन की बात करें, एंटोनिम वर्ड, या आपसे यहां पर यह पूछा जा सकता है अपोजिट इन मीनिंग, अर्थ में जो है अपोजिट मीनिंग वर्ड जो अपोजिट मीनिंग रखता है वो देना होता है, जिसे आप कह सकते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द ठीक विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। क्लियर? तीसरा जो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? देखिएगा, इसमें एक आपको a group of words, a group of words has been given to you in the question paper. क्वेश्चन पेपर में आपको एक शब्दों का समूह दिया हुआ होता है और शब्दों के समूह को अच्छे तरीके से समझ के अपन को वो वर्ड सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है गिवन पैसेज में से, जिसको ये ग्रुप ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट करता है। अपन कह सकते हैं a person who teaches, one who teaches, a teacher। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिया हुआ होता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड होता है वो आप पैसिव से पता करते हैं। क्लियर? एक बार वापस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये जो 3 क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये तीनों सिनोनिम वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, क्लोजेस्ट इन मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग से संबंधित हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि 7वां सिनोनिम वाला वर्ड होगा, 8वां एंटोनिम पूछा जाएगा, 9वें में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ होगा, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। यदि आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हो सकता है तीनों क्वेश्चन सिमिलर इन मीनिंग से रिलेटेड हो, क्लोजेस्ट या नियरेस्ट इन मीनिंग से रिलेटेड हो, समानार्थी शब्द हो पूछा जाए, और तीनों एंटोनिम वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, जो कि बहुत कम, अक्सर बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि एंटोनिम वर्ड अगर पूछा जाता है तो आपको जहां तक संभव है 9वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर
नंबर एंटोनाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो 7वां और 8वां एग्जैक्टली आपसे सिनोनाइम वर्ड या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है, ज्यादा प्रायिकता इन दोनों की होती है। और हो सकता है आपको तीनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए जाएं और पूछे जाएं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा तीनों सिमिलर इन मीनिंग पूछे जा सकते हैं, तीनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जा सकते हैं, लेकिन तीनों क्वेश्चन एंटोनाइन अपोजिट इन मीनिंग बहुत कम चांस होते हैं एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? मैं सोचता हूं अच्छी तरह से ये चीज आपके समझ में आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। पहला पैसेज जिसकी अपन ने चर्चा की है, एक पैसेज दिया हुआ होता है जो कहीं से भी हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, ठीक है, और इसमें 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। इस प्रकार से ये पूरा पैसेज जो है 9 अंक का होता है, जिसमें 9 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक अपन को उनका आंसर 10 to 20 10 से 20 शब्द सीमा में देना होता है, और इसके बाद में जो 7वां 8वां नंबर 3 जो क्वेश्चन होते हैं, वो 3 क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा वो कब से रिलेटेड होते हैं, वर्ड पावर आपका अच्छा होना चाहिए, और इसमें हो सकता है तीनों सिमिलर इन मीनिंग से रिलेटेड पूछे जाए, हो सकता है तीनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाए, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपसे सिमिलर इन मीनिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पैटर्न से दे दिए, पूछ लिए, और एक जो है अपोजिट इन मीनिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि इन तीनों प्रश्नों में काफी दिक्कत आती है, और उस दिक्कत का कारण क्या है, अपना वर्ड जो पावर है वो वीक होना, वर्ड पावर जो है वो वीक होना, क्योंकि अक्सर ना अपन इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश मैगजीन्स को यूज करते हैं, है ना, तो इसमें जब अपन टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक से भी अपना वर्ड पावर जो है स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अलावा राइटिंग स्किल में बहुत सारे वर्ड्स अपन जो है नए नए यूज में लेते हैं। पैसेज जब अपन पढ़ेंगे वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कोई एग्जैक्ट ऐसे वर्ड है क्या सीमा में कि ये 100 या 200 या 300 अगर वर्ड पढ़ लिए जाएं तो सिनोनिम वर्ड या अपोजिट इन मीनिंग या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को करेक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसमें 9 में से 9 अंक प्राप्त करने के लिए वो की क्या है, जिससे कि पहले बेसिस में 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स अचीव कर सके। वो मेथड क्या है, वो तरीका क्या है, वो विधि क्या है, वो विधि यह है कि अपन मैक्सिमम, जैसे अभी का समय है, लॉकडाउन का टाइम है, आप से परिवार समय व्यतीत कर रहे हैं, बहुत सारा समय आपके पास है, बहुत सारा समय आपके पास है, 24 आवर्स आप घर पे स्टे कर रहे हैं, बहुत सारा समय है। तो हो सकता है कोई ऐसा टाइम शेड्यूल जो आप चूज करें कि इसमें मुझे न्यू आर्टिकल्स पढ़ने हैं, मैगजीन्स पढ़ने हैं। जरूरी नहीं है आपके घर पे न्यूज़पेपर इंग्लिश का आए, मैगजीन्स आए। आज ऑनलाइन जो हमने जो ये बीड़ा उठाया है, जरूरी भी है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो घर पे बैठ के कुछ उनको ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जिससे कि उनका जो है ये जो समय है बहुत ही कीमती है, बहुत ही अमूल्य जो समय है वो यूटिलाइज हो सके। किस तरीके से हमारे जो विद्यार्थी हैं, अधिकांश विद्यार्थी जो है अपने स्टडी पर फोकस करें और कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखें। और इसीलिए हो सकता है आप कुछ बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन मटेरियल पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन मटेरियल में अगर आप ये सर्च करेंगे कि अनसीन पैसेज फॉर क्लास 12, definitely you will find lots of passages and you can choose, you can select some of them
एंड यू कैन प्रैक्टिस। आपको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से व्यक्ति पूर्ण बनता है। और ये जो 15 नंबर का मैं मैटर बता रहा हूं आपको, ये पूरा अभ्यास का है। इसको क्रैकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक विधि अपनानी है, और वो कौन सी विधि है? आपको एक पैसेज लेना है, अनसीन पैसेज लेना है। वो 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है, वो 11th क्लास की बुक में दिया हुआ है, वो 12th क्लास की बुक में दिया हुआ है, या आपने सीबीएसई बोर्ड से लिया है, या आपने आईसीएसई बोर्ड पे कहीं सर्च किया है। कोई भी पैसेज हो, इवन कोई भी पैसेज, तो वहां पे आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, उस पैसेज को आप पढ़ें बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से, धैर्य रखें और उस पैसेज को आप पढ़ें। उस पैसेज को पढ़ने के बाद आप अपना ओपिनियन शेयर करें कि ये जो पैसेज है उसका जो समक है वो क्या है, एब्रिविएशन क्या है, मतलब उसका एब्स्ट्रैक्शन जो फॉर्म है वो क्या है। संक्षिप्त में सारभूत तरीके से मैं उस पैसेज को कहां तक समझ रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस आप अच्छी तरह से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन अपन को ना तो हिंदी मेथड से इजी बना सकता है और ना ही उसकी जरूरत है। आप उस पैसेज को इंग्लिश से पढ़िएगा और उस पैसेज के जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए और आप अपनी ओर से उनका आंसर दीजिए। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि पैसेज को पढ़ा और उसके जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पढ़े और उन क्वेश्चन का सीधा एग्जैक्ट लाइन ढूंढने का कोशिश करते हैं और एग्जैक्ट लाइन को ही अपना आंसर मान लेते हैं, जो एक तरीका है। ये तरीका सरासर गलत है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपका एक परफेक्ट आंसर हो। आप केवल आंसर तक सीमित मत रहिए, अपने आप को लिमिट मत करिएगा कि मेरा आंसर परफेक्ट होना चाहिए, ये आपका ओपिनियन होना चाहिए, ये आपका विचार होना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। एक परफेक्ट आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ, और आप अपने आप का टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं कि मैंने जो 9 क्वेश्चन है इस पैसेज के, इनमें से कितने क्वेश्चन मैंने सही किए और कहां तक मैं मतलब सही तरीके से पहुंच पा रहा हूं, कहां पर गलतियां हो रही है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हम आपको उस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, पूरा आंसर देने का तरीका बताएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 1 आप प्रैक्टिस करेंगे, आई होप, मैं भी आशा करता हूं आप जरूर अपने इस समय का यूटिलाइजेशन करते हुए, अच्छा यूज करते हुए, कि मेरा कोई भी क्षण जो है, कोई भी कीमती समय जो है वेस्ट ना हो और मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। अब जब अपन बात करते हैं पैसेज नंबर 2, देखिएगा ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि पैसेज नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा था, एक जो अपन ने देखा था, आज आप कम से कम 8-10 सालों से जो है इस प्रकार के पैसेज परीक्षा में मिल रहे हैं आपको, उनके आप आंसर दे रहे हैं। लेकिन जो पैसेज नंबर 2 है उसका 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल भी है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने नंबर का होगा, उसका अंक बार कितना होगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसका अंक बार कितना होगा 2। दोनों जो क्वेश्चन है, बोले तो क्वेश्चन नंबर 2 बोले तो ये नॉन मीनिंग और एब्स्ट्रैक्शन का दूसरा जो पैसेज है टोटल 6 अंक का है और पहला जो है वो 9 अंक का है। कुल मिला के ये दोनों पैसेज अपने लिए 15 नंबर का रोल अदा करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या
प्रोसेस को समझने का प्रयास करें। एक वो प्रोसेस जिससे आप मैक्सिमम अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बेसिस अपन पहले ही फ्राइटेन हो जाएं, उसको टेरिबल समझें कि ये कैसे होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल से बेसिस दिए हुए होते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो नॉट मेकिंग से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो नॉट मेकिंग से रिलेटेड होता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन पे जाने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं महसूस होगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली हमेशा वही पूछे जाते हैं। लेकिन पैसिव चेंज होगा, और पैसिव चेंज होगा तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर भी पैसिव के अकॉर्डिंग होंगे, ना कि फिक्स होंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है नॉट मेकिंग का और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एब्स्ट्रैक्शन का। यहां पर अच्छे से समझने का प्रयास करें। नॉट मेकिंग पहला जो है 4 नंबर का होगा और दूसरा जो है 2 नंबर का होगा। और ये प्रोसेस क्या होगी, इस प्रोसेस को आप अच्छी तरह से समझें। देखिए प्रोसेस में आपको क्या करना है, एक मेथड अपनाना है। स्टेप नंबर, जब अपन स्टेप की बात करते हैं, पहला स्टेप आपका क्या होगा, जो गिवन पैसेज है, गिवन पैसेज है, जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसको आप पढ़ें, रीड करें, और केवल रीड ही नहीं करें, उसका स्टडी करें। और स्टडी का मतलब क्या हो गया, इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको समझने का प्रयास करें, उसको समझने की कोशिश करें कि उसकी सेंट्रल थीम क्या है, ये बेसिस किसके बारे में दिया हुआ है। ये आपसे पहला क्वेश्चन है। जो भी आप बेसिस पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें, केवल ये सोचते हुए पढ़ें कि ये बेसिस किसके बारे में दिया हुआ है। मे बी किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित घटना हो सकती है, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, जीवनी या आत्मकथा जिसे अपन कहते हैं। हो सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, हो सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है, मॉडर्न एरा, द एरा ऑफ साइंस। कोई एक पैसेज होगा और यदि आपने उस पैसेज को पढ़ते समय ये सोच लिया है कि मुझे ये पता करना है कि ये पैसेज किसके बारे में है, बस जरूरी नहीं है कि जो पैसेज दिया हुआ है उसका मैं पूरा हिंदी ट्रांसलेट करूं, पॉसिबल हो या ना हो हमारे लिए जरूरी नहीं। हम एक काम करेंगे कि वो पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है, जब आपने एक बार पूरे पैसेज को पढ़ा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आप पूरे पैसेज को कंप्लीट या पूर्ण पढ़ने लगे तब तक आप क्वेश्चन पे मत जाइए। पहला काम है आपका सारे जो पैसेज, सारा जो पैसेज दिया हुआ है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। अब देखिएगा, जब आपने स्टेप नंबर 1 को फॉलो किया और जो गिवन पैसेज है, जो पैसेज आपको दिया हुआ है उसको आपने पढ़ा, उसका आपने अध्ययन किया और उसका आप सेंट्रल थीम निकाल रहे हैं, सेंट्रल आइडिया का पता कर रहे हैं कि वो पैसेज किसके बारे में है, बस ये पता करना और कुछ नहीं करना। स्टेप नंबर 2 आप क्या करेंगे, जो आपने पैसेज पहली दफा पढ़ा और ये पता किया कि ये पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, पैसेज किसके बारे में है ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, ये तो उसको कंफर्म कीजिए, क्या पैसेज उसी के बारे में है जिसके बारे में मैंने सोचा है। मेरा जो ओपिनियन है, जब मैंने पहली दफा पैसेज को पढ़ा, क्या पैसेज एग्जैक्टली उसी के बारे में है, एक तो ये आपको कंफर्म करना है और उसके साथ में जिसके बारे में पैसेज
दिया हुआ है उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। जैसे जैसे आप दूसरी दफा पैसेज को पढ़ रहे हैं उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को, उन क्लोजेस को आप क्या करें, अंडरलाइन करते चलें, जिससे कि जो पैसेज में एडिशनल चीजें दी हुई है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पैसेज में एडिशनल चीजें दी हुई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीफ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको अंडरलाइन कीजिए, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए। जब आपने पैसेज को पढ़ा, ये पता किया कि पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है, उसके बाद में आपको क्या करना है, दोबारा जब आप पैसेज को रीड आउट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, एक तो ये कंफर्म कीजिएगा कि पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है, जो मैंने सोचा है एग्जैक्टली ठीक सोचा है, और उसके साथ साथ में उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को, उन क्लोजेस को आप अंडरलाइन करें जो कि आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग पैसेज किसके बारे में हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर आपने उन चीजों को सटीक तरीके से अंडरलाइन कर लिया, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको, अभी मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, उस फॉर्मेट पे काम करना है। क्लियर? मैं सोचता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पेसिस नंबर 2 नॉट मेकिंग और एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा नॉट मेकिंग से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन होगा एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन का अंक भार होगा 4 और दूसरे क्वेश्चन का अंक भार होगा 2, और ये जो दूसरा पेसिस है टोटल 6 मार्क्स का होगा। और इसकी जो प्रोसेस है हल करने की, स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, दिए गए पैसेज को पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि पैसेज किसके बारे में दिया हुआ है। दूसरी स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, ये कंफर्म करेंगे, अपन निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ जो मैंने सोचा है एग्जैक्टली पैसेज उसी के बारे में दिया हुआ है। और उसके साथ साथ मैं उन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस, शब्द या वाक्यांश या उपवाक्यों को मैं अंडरलाइन करूंगा जो जिसके बारे में पैसेज है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन चीजों को मैं अंडरलाइन करूंगा। उसके बाद क्या किया जाना है आपको, ये ध्यान से देखिएगा। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे आंसर नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे अपन पैसेज नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, जो समाप्त करना होता है। क्लियर? उसके बाद में देखिएगा इसका जो पहला आंसर होगा यहां पे अपन को लिखना होगा नॉट्स, और नॉट्स लिखने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, पैसेज को जो गिवन पैसेज है उसको पढ़ा, और दूसरी स्टेप में मैंने उन फैक्ट्स को अंडरलाइन किया जो उस पैसेज का जो अपने आप में टाइटल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहा है। और जब मैंने जिन चीजों को अंडरलाइन किया है अब उनको फोकस कीजिएगा, उन पे ध्यान दीजिएगा, उन पे विशेष तौर से कंसंट्रेट करके रखिएगा अपने माइंड को। और यहां पे देखिए जब अपन दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं और उसका पहला जो 4 नंबर वाला आंसर है, ठीक है, उसको अपन हल कर रहे हैं, तो नोट्स आपने लिखा, उसके बाद में ध्यान देने की जरूरत है, ये आपका एक फॉर्मेट होगा, ये आपका एक पैटर्न होगा। देखिएगा कैसे, ये क्या है,
जो मिलेंगे 1 2 3 और 4 लिखें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देखिएगा। जब आपने पेसिस को पढ़ा और अंडरलाइन किया और ये देखा कि पेसिस किसके बारे में दिया हुआ है, तो यहां पर आपको ये पता चला कि इस पेसिस का टाइटल क्या होने वाला है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक पेसिस दिया हुआ है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, मिस्टर एन के गांधी, उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं और आपने पेसिस में क्या लिखा, जो इनिशियल लाइंस हैं, इनिशियल लाइंस में किसका मेंशन कर रखा है, महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम क्या था। यदि स्वामी विवेकानंद के बारे में है तो उनके बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनका जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ, किस प्रकार के परिवार में हुआ। आप जरूर शुरुआत में ये तथ्य प्राप्त करेंगे पेसिस में। क्लियर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे देखिएगा, उनका बचपन कैसे बीता, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अन्य कौन से कार्य किए, उनका जरूर यहाँ पर मेंशन किया हुआ होगा पेसिस में। किसमें, पेसिस में। नंबर 3 पे आप ये देखेंगे, आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर चाइल्डहुड, मतलब यंग एज में उन्होंने क्या काम किए, कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, अगर कोई लेखन कार्य किया या कोई साइंस से रिलेटेड कार्य किया तो उनका वहां पर मेंशन दिया हुआ होगा। और अंत में यहाँ पर आप ये फाइंड आउट करेंगे कि उनकी मृत्यु किस कारण से, कब और कहां पर हुई। आपने जब पेसिस को पढ़ा तो पेसिस को पढ़ते समय पहले भाग में आपने क्या पढ़ा, उस व्यक्ति के जीवन, नाम, माता पिता, जो पेरेंटल स्टेटस है उनके बारे में, ये सब कुछ आपने पता किया, ये सब कुछ आपने पढ़ा, जन्म काम पे हुआ, किस प्रकार के परिवार में हुआ, कब हुआ, ये चीजें आपको मिली। उसके बाद में उनके बचपन की शिक्षा जो भी उल्लेख दिया हुआ है, उनके बाद में उनके कार्य या उपलब्धियों के बारे में, अंत में उनकी मृत्यु के बारे में, ये जो पूरे जीवन का उल्लेख दिया हुआ है। मैं सोचता हूँ यदि आपने पहले स्टेज में इस चीज को पढ़ा तो निश्चित रूप से आपको पता चला कि ये पेसिस महात्मा गांधी के जीवन के बारे में है या स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में है। डेफिनेटली आपने ये पता कर लिया। क्लियर। तो आपके पास टाइटल आ चुका है, आपके पास ये चीज आ चुकी है कि ये पेसिस किसके बारे में दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद में देखिएगा, जब आपने दूसरी दफा पेसिस को पढ़ना शुरू किया, ऑब्वियसली यू विल फाइंड all the important facts, important clues about their life that happened in their life, जो उनके जीवन में घटना घटित हुई, जो उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आपको जरूर मिले हैं। और ये जो अंडरलाइन आपने किए हैं, उन्हीं चीजों को अंडरलाइन किया है। और अंडरलाइन करते समय आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको अनावश्यक शब्दों को, अनावश्यक वाक्यांशों को अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। Only underline the important and more important and most important facts about whom, about which the passage has been given to you. जो पैसेज आपको दिए हुए हैं महत्वपूर्ण और उनसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं उनको आपने अंडरलाइन किया, तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये समझिएगा कि आपने पहला जो 4 अंक का उत्तर है आपने आसानी से कर लिया। क्या किया, ये है आपके मेजर पॉइंट्स 1 2 3 4, इनको क्या बोलेंगे आप, मेजर पॉइंट्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि किसी पेसिस में 3 ही मेजर पॉइंट होंगे, जरूरी नहीं है कि किसी में 4 होंगे, जरूरी नहीं है कि किसी में 5 होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पेसिस दैट हैज बीन गिवन। जो पेसिस अपन को दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि मेजर पॉइंट कितने हैं, 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं। जैसा अपन ने यहां पर देखा 4 आए हैं। एग्जैक्ट समझ में आ गया अपने यहाँ पे आपने जीवन के प्रारंभिक
और अंतिम और उनके बीच में जो भी उनका हो गया। क्लियर? अब आप देखिएगा, सबसे पहले आपने ये जो फैक्ट्स फाइंड आउट किए हैं वो किसके बारे में है? उनके जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके परिवार के बारे में, जन्म दिनांक, जन्म स्थान उनके बारे में है। यह आपका पहला मेजर पॉइंट हो गया। क्लियर? दूसरा चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, तीसरा वर्क एंड अचीवमेंट्स, चौथा डेथ। क्लियर? ये आपको क्या मिल चुके हैं? मेजर पॉइंट्स। ओके, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपने जो ये काम किया है इससे ये आपको किसमें हेल्प करेगा? आपने बेसिस को 4 हिस्सों में बांट दिया है, 5 हिस्सों में बांट रहे हैं तो 5 हिस्सों में बांट दिया। क्लियर? और ये जो आपने काम किया है ये आपको हेल्प करेगा मेजर पॉइंट को फाइंड आउट करने। क्लियर? जब आपको मेजर पॉइंट का पता चल चुका है, पहला मेजर पॉइंट लिखिए और उनका माइनर पॉइंट लीजिए। यहाँ पर देखिएगा एक बार और, यहाँ पर मैंने ए बी 2 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, 3 लिखे, सॉरी यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 4 लिखे। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ 2 ही होंगे या 3 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको अभी बताया पहले भी कि ये पैसेज जो आपको दिया हुआ है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि पहले मेजर पॉइंट में जो उसको रिप्रेजेंट करने वाले या एक्सप्लेन करने वाले या रिप्रेजेंट करने वाले शब्द, वाक्यांश जो तथ्य के रूप में पैसेज में मेंशन कर रखे होते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इवन 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। ऐसा आप ये ना समझें कभी भी कि 2 ही मेजर पॉइंट होंगे या 4 ही होंगे, 2 ही माइनर पॉइंट होंगे या 4 माइनर पॉइंट होंगे। ऐसा कभी समझें, जो आपने पैसेज को पढ़ा है उस पैसेज में जो दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद, उनके बचपन का नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी जन्म दिनांक, उनका जन्म स्थान, 2 से ज्यादा आपको माइनर पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो यहाँ पर ये उस पैसेज पे डिपेंड करेगा कि कितने माइनर पॉइंट हैं। क्लियर? और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पहला मेजर पॉइंट लिखा, उनके माइनर पॉइंट, दूसरा मेजर पॉइंट लिखा, उनके माइनर पॉइंट्स, तीसरा मेजर पॉइंट लिखा, उनके माइनर पॉइंट्स, चौथा मेजर पॉइंट लिखा, उनके माइनर पॉइंट्स, अगर पांचवा है तो मेजर पॉइंट लिखा और उनके माइनर पॉइंट्स। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मेजर पॉइंट्स हैं या माइनर पॉइंट्स हैं। देखिएगा, ध्यान रखिए, जब आपने मेजर पॉइंट लिखे और माइनर पॉइंट लिखे इस तरीके से, तो आपको क्या पता चला? द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, द बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, है कि नहीं? ये आपको क्या मिल रहा है? टाइटल। क्या मिल रहा है? टाइटल। क्लियर? अब जो आपको टाइटल, कौन हेल्प कर रहा है टाइटल को फाइंड आउट करने में? मेजर पॉइंट और माइनर पॉइंट। जब आपने पैसेज को पढ़ा और दूसरी दफा ये पता किया कि पैसेज किसके बारे में है, तो उसके बाद में आपने जो मेजर और माइनर पॉइंट्स जो निकाले हैं वो वापस एग्जैक्ट और एप्रोप्रिएट और परफेक्ट टाइटल का पता करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और जब आपको ये पता चल चुका है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेजर और माइनर पॉइंट लिखने के बाद आपको क्या देना है? उसका टाइटल देना है। अब देखिएगा, टाइटल आप इवन ऊपर भी दे सकते हैं और इसके नीचे भी दे सकते हैं। ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि यहाँ पर आपको टाइटल देना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ टीचर आपको सजेस्ट कर रहे हैं सबसे ऊपर देना चाहिए, कुछ टीचर आपको सजेस्ट करेंगे नीचे देना चाहिए, कुछ टीचर आपको सजेस्ट करेंगे समरी के ऊपर दिए जाना चाहिए। टाइटल आप जहां तक बेटर है पहले मेजर और माइनर पॉइंट को मेंशन करें और उसके बाद में आप अपना टाइटल दें। दिस विल बी द अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर गिविंग the suitable and appropriate and exact and perfect title for the given thesis.
दिए गए पेसिस के लिए सबसे उचित स्थान जो है मेजर और माइनर पॉइंट का उल्लेख करें, मेंशन करें, उसके बाद में आप टाइटल दीजिएगा। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जो आपने यहां पर नीचे टाइटल दिया है, मेजर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहे हैं, टाइटल। क्लियर? मेजर पॉइंट जितने भी हैं 3 है या 4 है या 5 है, वो किस से बिलोंग कर रहे हैं, डायरेक्टली टाइटल से। और पहला जो मेजर पॉइंट है उसका एक्सप्लेन कौन दे रहे हैं, पहले मेजर पॉइंट के माइनर पॉइंट्स, दूसरे मेजर पॉइंट के जो माइनर पॉइंट्स हैं वो दूसरे मेजर पॉइंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरे मेजर पॉइंट के जो माइनर पॉइंट्स हैं ये इसको, ये इसको। क्लियर? जो मेजर पॉइंट है वो तो आपको किसके बारे में इफेक्ट दे रहे हैं, टाइटल के बारे में। और जो पहला मेजर पॉइंट है उसके माइनर पॉइंट किससे संबंधित होंगे, पहले मेजर पॉइंट से। दूसरे मेजर पॉइंट के जो माइनर पॉइंट्स होंगे वो किसके बारे में होंगे, दूसरे मेजर पॉइंट के बारे में। तीसरे मेजर पॉइंट के जो माइनर पॉइंट्स होंगे वो किसके बारे में होंगे, तीसरे मेजर पॉइंट के बारे में। और चौथे माइनर पॉइंट्स होंगे वो किसके बारे में होंगे, चौथे मेजर पॉइंट के बारे में। क्लियर? अब इसके बाद देखिएगा, जो आपने 4 अंक का काम किया है, परफेक्ट किया है, आपने बेसिस को पढ़ा, अच्छी तरह से उसे समझा, है ना। और उसके बाद आपने ये बता दिया बेसिस किसके बारे में है, और उस बेसिस के अलग अलग हिस्से बनाए, उसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपने मेजर पॉइंट फाइंड आउट किए और उनका उल्लेख माइनर पॉइंट के रूप में किया। और देखिएगा, पहला मेजर पॉइंट हो गया, इसके जितने भी माइनर पॉइंट आ रहे हैं उनको लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। दूसरा मेजर पॉइंट लिखें, उसके जितने भी माइनर पॉइंट्स आ रहे हैं इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा। और तीसरा मेजर पॉइंट आ रहा है, उसके जितने भी माइनर पॉइंट्स आ रहे हैं उसके बाद में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। चौथा मेजर पॉइंट आ रहा है, उसके बाद में जितने भी माइनर पॉइंट्स आ रहे हैं उसके बाद में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद में आपको क्या देना है, टाइटल। अपनी ओर से एप्रोप्रिएट और परफेक्ट टाइटल दीजिएगा, जो उस बेसिस को सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता हो वो आपका एप्रोप्रिएट होगा, परफेक्ट टाइटल होगा। इसके बाद आप चलेंगे आंसर नंबर 2 में। आंसर नंबर 2 में आप क्या करेंगे, सम, एब्रिविएशन, समरी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो समरी या समरी का भाग है ये दिए गए बेसिस का 1/3 हिस्सा होता है। 1/3 हिस्से का मतलब ये नहीं है आप शुरुआत के 4-5 लाइनें लिख देंगे, लास्ट की या बीच की, या 3 लाइनें छोड़ के वापस 3 लाइनें छोड़ के, गलत। आप क्या कीजिए, जब आपने बेसिस को पढ़ा उसके बाद में आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन किया जो उसके टाइटल का संदर्भ दे रहे हैं, और उसके बाद में आपने मेजर पॉइंट बनाए, उसके बाद माइनर पॉइंट्स बनाए, उसके आधार पर आपको ये समरी वाला हिस्सा तैयार करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, मेजर पॉइंट और माइनर पॉइंट्स में या समरी में एब्रिविएट वर्ड्स का यूज करें। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, कहीं पर प्रपोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है, आप क्या करेंगे, इस वर्ड का यूज करेंगे। ये होता है एब्रिविएट फॉर्म। जैसे यदि कहीं पर लिखा हुआ है कैन नॉट, और आपको उसका यूज करना है कांट, विल नॉट, आपको यूज करना है वॉन्ट। एब्रिविएट फॉर्म का यूज करना है हमेशा, चाहे आप नोट मेकिंग का काम कर रहे हैं या आप समरी का काम कर रहे हैं। और जिन जिन वर्ड्स को आपने एब्रिविएट फॉर्म में लिखा है वो लास्ट में आप उसका एक टेबल बना देंगे, और इधर आप जो एब्रिविएट फॉर्म यूज में लिया है वो लिखेंगे, और उधर आप फुल जो वर्ड है उसका यूज करेंगे। तो समरी के अंदर भी आपको यही काम करना है कि उस बेसिस का जो सेंट्रल थीम है वो आना चाहिए,
और इस प्रकार से अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करें, उनके लिए एब्रेविएट फॉर्म का यूज करें, संक्षिप्त शब्द का, संक्षिप्त रूप का प्रयोग करें। जो शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, उन शब्दों को शॉर्ट एंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके उनका यूज करें। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा, समरी के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट से उन्हीं को मेंशन करेंगे आप। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, केवल आप उन्हीं को इसमें शामिल करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप हूबहू बेसिस का सेंटेंस उठाकर लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में ये लिखा हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है, he was a great poet, he was a great essayist, he was a great moralist। तो यहां पे देखिएगा, जिन शब्दों का रिपीटिशन हो रहा है, फिर आप समरी के अंदर किस प्रकार के वर्ड्स का यूज करेंगे, इसके बाद में आप कॉमास लगाकर उनको लिखेंगे, he was a great poet, essayist and a moralist। क्लियर? तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, समरी का मतलब होता है वो सारभूत सारी चीजें आनी चाहिए जो आपने टाइटल दिया है, जो आपका पैसेज है, उस पूरे पैसेज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब इसके साथ में यूजलेस जितनी भी चीजें हैं आप हटा दीजिए उनको। समरी के अंदर कभी भी उन चीजों को लेने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी मत सोचिएगा कि आपको हूबहू पैसेज की कॉपी करनी है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी ओर से बिल्कुल, आप अपनी ओर से सिंपल सेंटेंस का यूज करें, अपनी ओर से सिंपल सेंटेंस फॉर्म करें, बनाएं, और सिंपल सेंटेंस का आप अच्छी तरीके से यूज करें। सिंपल सेंटेंस के साथ एक सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर एप्रोप्रिएट कंजंक्शन का यूज हो रहा है, उस कंजंक्शन का आप यूज करें, और वो सारभूत सारी चीजें समरी के अंदर आ जानी चाहिए। जो एक पैसेज आप पढ़ रहे थे, अब केवल आप नोट्स और समरी को पढ़कर उस पैसेज को समझ सकते हैं, वो भाग होता है नोट मेकिंग और एब्रिविएशन। क्लियर? अब देखिएगा, आंसर नंबर 1 में आपने इस फॉर्मेट में क्या किया, मेजर और माइनर वर्ड्स बनाए, उसके बाद में आपने क्या किया, एप्रोप्रिएट टाइटल दिया पैसेज के लिए, और उसके बाद में आपने कौन सा हिस्सा दिया, दूसरा आंसर लिया, और दूसरे आंसर में आपको समरी का मेंशन करना है, और समरी के अंदर 1/3 जो एप्रोप्रिएट मैटर है वो आप सिंपल सेंटेंस और सिंपल लैंग्वेज के रूप में यूज करेंगे, और उसके बाद में आप एक इंडेक्स बना देंगे। आप एक इंडेक्स बना देंगे, और इंडेक्स में 2 भाग रखने हैं। यहां पर आपने एब्रेविएट फॉर्म यूज लिया, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके कांट, जैसे कंजंक्शन को मैं लिख रहा हूं, और इधर पूरा लिख दीजिएगा आप कैन नॉट और कंजंक्शन। ओके, इस प्रकार से जो है लास्ट में आप एक टेबल बना सकते हैं। ये आपका जो है रीडिंग सेक्शन इस प्रकार से कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। और दोनों पैसेज तैयार करने का एक ही तरीका है कि जहां पर सबसे पहले आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें, उसके बाद मैंने जो आपको सजेस्ट किया है एक फॉर्मेट, एक पैटर्न, उस फॉर्मेट या पैटर्न के तरीके से आपको क्या करना है कि पैसेज लेना है, और उस पैसेज को उसी पैटर्न के तरीके से, उसी फॉर्मेट के तरीके से आप उसे पढ़ें, आप उसे हल करने का प्रयास करें। और अगर जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने टीचर से कंसल्ट करें और उस समस्या का समाधान करें। अगर आपके लिए ये वीडियो जो है बेनिफिशियल साबित होता है तो इसको लाइक करें, और जो अभी का समय है उसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करें, और कोई भी ऐसा समय जो है आपका व्यर्थ ना हो, इसके लिए आप इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाएं
किस समय आपको अध्ययन करना है, किस समय आप परिवार के साथ, पेरेंट्स, भाई बहन, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके साथ में समय बिताएं और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन था 15 मार्क्स का, उसके बारे में डिटेल चर्चा की थी, अध्ययन किया था। इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो 2 सेक्शन रहे हैं उनमें मार्क्स डिवाइडेशन की बात देख लेते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि राइटिंग सेक्शन जो सेक्शन बी है, टेक्सचुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सेक्शन सी में, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पर चॉइस दे रखी होती है, कितना क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने अंक के होते हैं, उनकी वर्ड लिमिट क्या होती है। देखिए यहां पे अपन बात कर रहे हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी, दोनों सेक्शन की बात करेंगे। सेक्शन बी जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड होता है और सेक्शन सी जो टेक्सचुअल क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो 25 मार्क्स का होता है, 25 अंक का होता है, और सेक्शन सी जो 40 मार्क्स का होता है, जहां पर अपने 12th क्लास के अंदर 2 इंग्लिश कंपल्सरी की टेक्स्ट बुक है, उनसे रिलेटेड जितने भी लेसन्स हैं, यूनिट हैं, उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पहले अपन बात करते हैं सेक्शन सी की, राइटिंग स्किल जो 25 अंक का होता है। इसमें देखिएगा सेक्शन ए में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात की थी। क्वेश्चन 1 में 1 से 9 और क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन होते हैं 10 और 11। 1 से 9 आ गए पहले बेसिस में, 10 और 11 2 क्वेश्चन आ गए दूसरे बेसिस में। यहां पर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। राइटिंग स्किल सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, इसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, रिप्लाईज, ड्राफ्टिंग, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट्स, ये आपके सिलेबस में है। ध्यान से समझिए, राइटिंग स्किल सेक्शन बी के अंदर जो 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों में चॉइस दे रखी होती है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन होंगे, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन होंगे, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 चॉइस दे रखी होगी, एक आपको अटेम्प्ट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 16 में भी 2 चॉइस है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे देखिएगा नोटिस सूचना, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, इनविटेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल निमंत्रण, रिप्लाईज फॉर्मल इनफॉर्मल औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल में भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग,
इनविटेशन को एक्सेप्टिंग स्वीकार के तौर पर लेना प्रत्युत्तर में, या डिक्लाइनिंग जिसमें अपन रिफ्यूजल रिप्लाई कह सकते हैं, अनेबल टू अटेंड कह सकते हैं। और इसके बाद आता है ड्राफ्टिंग एंड पोस्टर, कोई सोशल साइंटिफिक चीजों पर अपन से ड्राफ्टिंग पोस्टर पूछा जा सकता है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष। इनमें से एक अगर नोटिस होगा तो दूसरा एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, इनविटेशन हो सकता है, रिप्लाई हो सकती है, ड्राफ्टिंग एंड पोस्टर हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मतलब दो चीजें अपन को दे रखी होती है, एक अपन को अटेम्प्ट करना होता है और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स होती है और ये 4 अंक का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और रिप्लाईज, फॉर्मल एक्सेप्टिंग, फॉर्मल डिक्लाइनिंग, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग, इनफॉर्मल डिक्लाइनिंग, ड्राफ्टिंग पोस्टर, आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट। इनमें से जो 2 चॉइस दे रखी है, एक अटेम्प्ट करना होता है जिसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होती है और ये 4 अंक का होता है, जिसमें आपको मैं आगे वीडियोस में प्रतीक के फॉर्मेट बताऊंगा, लिखने का तरीका, किस प्रकार से आपको जो है एक पैटर्न को फॉलो करना है और अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव नोटिस कैसे लिखा जाता है, एडवर्टाइजमेंट के साथ कैसे लिखा जाता है, इनविटेशन, रिप्लाई, ड्राफ्टिंग पोस्टर, आर्गुमेंट्स, सभी के जो फॉर्मेट और पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर? इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे बी चॉइस दे रखी होगी और इस चॉइस में आपको यहां पर दी जाती है रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, देखिएगा रिपोर्ट क्या होती है, कोई भी पास्ट इवेंट या इंसिडेंट पर आधारित चीज होती है जिसको पास्ट टेंस में लिखा जाता है, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक फैक्ट पर आधारित जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, समझने की बहुत जरूरत है। दोनों जो चॉइस है वो आपको रिपोर्ट भी दी जा सकती है और एक रिपोर्ट और दूसरी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है, जिसमें वर्ड लिमिट जो है आपकी 100 वर्ड्स होती है और ये 7 अंक का होता है। अंक भार है वो 7 मार्क्स का होता है और वर्ड लिमिट होती है इसकी 100 मार्क्स, 100 वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे पूछा जाता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 12th क्लास इंग्लिश कंपल्सरी में 4 प्रकार के लेटर्स करिकुलम में इंक्लूड है। पहला ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र। दूसरा लेटर टू एडिटर, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। तीसरा बिजनेस लेटर, व्यावसायिक जो पत्र कहलाते हैं। और चौथा जॉब एप्लीकेशन। किसी भी एडवर्टाइजमेंट जहां पर रिक्वायरमेंट के संदर्भ में एडवर्टाइजमेंट हो, उसके लिए रिप्लाई के तौर पर जॉब एप्लीकेशन दिया जाता है। तो देखिए, इनको समझते हैं। लेटर राइटिंग की कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसको हमेशा नए पेज से शुरू किया जाता है, नए पृष्ठ से शुरू किया जाता है। इसका आपको फॉर्मेट बताया जाएगा, लिखने का तरीका बताया जाएगा, क्योंकि जब ऑफिशियल लेटर है, लेटर टू एडिटर है, बिजनेस लेटर है, जॉब एप्लीकेशन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 4 प्रकार के जो लेटर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, करिकुलम में मेंशन किए हुए हैं, चारों में से कोई 2 प्रकार के लेटर अपन से पूछे जा सकते हैं। हालांकि अपन को चॉइस मिलती है, एक लेटर अपन को अटेम्प्ट करना होता है और ये भी 7 अंक का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल का रोल रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 अंक का होता है, इसके बाद ये 7 अंक का होता है, ये 7 अंक का होता है, और ये भी इवन 7 मार्क्स का होता है, जहां पर अपन से आर्टिकल या स्पीच, एक आर्टिकल और एक स्पीच चॉइस के रूप में दिए होते हैं और अपन को एक अटेम्प्ट करना होता है, जिसकी वर्ड लिमिट जो है वो 100 वर्ड्स है और ये 7 मार्क्स का होता है। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, रिप्लाईज, ड्राफ्टिंग, पोस्टर एंड आर्ग्यूमेंट्स जो चॉइस में 2 दे रखे होते हैं, एक आपको अटेम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट कितनी होती है? 50 वर्ड्स। कितने अंक का होता है? 4 अंक का होता है। सभी का पैटर्न और फॉर्मेट जो है आपको लेटर वीडियोस में शेयर किया जाएगा। 14वां क्वेश्चन जो है रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, वर्ड लिमिट ध्यान रखिएगा 100 वर्ड्स होती है और ये भी 7 मार्क्स का होता है। और 15वें क्वेश्चन में लेटर राइटिंग, जिसमें 4 प्रकार के लेटर अपने करिकुलम में सिलेबस में है। ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर और जॉब एप्लीकेशन 7 अंक के होते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आर्टिकल या स्पीच, इसकी भी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स होती है और 7 मार्क्स का होता है। राइटिंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ध्यान दीजिएगा इस पे कि जो 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बहुत इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव लैंग्वेज में लिखने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज फुलफिल और एक परफेक्ट, चाहे आर्टिकल हो, चाहे लेटर हो, चाहे रिपोर्ट हो, चाहे स्पीच हो, ना होने की स्थिति में 7 नंबर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक अच्छी प्रिपरेशन जिसमें परफेक्ट लैंग्वेज का यूज किया जाए, परफेक्ट पैटर्न और फॉर्मेट का यूज किया जाए, बहुत आसान चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं। और आगे के वीडियोस में मैं आपको एक एक चीज का फॉर्मेट बताऊंगा और एक एक चीज को कैसे लिखा जाता है, कैसे तरीके का उपयोग करते हुए, कैसे मेथड का यूज करते हुए आपको एक अच्छे तरीके से आप राइटिंग स्किल को परफेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ये एक आर्ट है, ये कला है जिसमें आप परफेक्शन ला सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं सेक्शन सी के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको लिखने की आवश्यकता है वहां पे आप अपने वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, रोक के, और स्क्रीन को जूम करके आप जो है आसानी से जो चीजें लिखनी होती है आराम से आप लिख सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मेरा बोर्ड का जो पेपर होगा वो कैसा होगा, क्योंकि ऐसी जो एक वैश्विक महामारी का समय है, वर्ल्ड पैंडेमिक, एक इनविजिबल जो एनिमी अपने ऊपर अटैक कर चुका है, सावधान रहना बहुत जरूरी है, सुरक्षा बहुत अति आवश्यक है हमारे लिए। और इसलिए हमारे समय का सदुपयोग सही ढंग से हो। और नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पर्याप्त समय मिले, कुछ समय कम हो सकता है, सेशन कब स्टार्ट हो इसके बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले इंग्लिश में जरूरी है कि आप इस अपने पेपर का जो फॉर्मेट होगा उसको आप समझें, उसको आप समझने की कोशिश करें। पूरा सबसे पहले आपके सामने जो प्रोफाइल है पेपर का वो आपके सामने होना चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन कैसा होगा, कितने अंक का होगा, मुझे कैसे अटेम्प्ट करना होगा, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, और 3 सेक्शन जो हैं उनको मैं कैसे तैयार करूँ, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। तो
पूरा आप ये फॉर्मेट सबसे पहले अपनी कॉपी में जरूर नोटबुक के अंदर जो है पुट डाउन करें, लिखें अति आवश्यक रूप से। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी देखिएगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। अधिकांश से अपन क्या करते हैं, जो दो टेक्स्ट बुक दी जाती है उस पर बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है और तैयार की जाती है, और सेक्शन ए और सेक्शन बी को थोड़ा सा सेकेंडरी ले लिया जाता है। प्राइमरी जो है अपन सेक्शन सी को मान लेते हैं, तो वहाँ तक आप 50% अचीव कर रहे हैं। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए 15 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी 25 नंबर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन ए और सेक्शन बी जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो लेशंस दिए हुए हैं उनके अलावा मैटर, और 50% अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के पेपर में इनका रोल होता है। तो जितना दोनों टेक्स्ट बुक को टाइम दिया जाना चाहिए उतना टाइम अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी को जरूर दें। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 तक अपन ने बात की थी। यहां पे अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, सबसे पहले अगर हम सेक्शन सी में जाएं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस में जाएं, तो जो 17 और 18 ये जो मैं दो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं वो पोएट्री सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। आपकी जो रेनबो टेक्स्ट बुक है उसमें पोएट्री सेक्शन में 5 पॉइंट्स जो है सिलेबस में, करिकुलम में इंक्लूडेड है। और ये जो 5 पॉइंट हैं पोएट्री सेक्शन है, अगर मैं इन दो को पहले लूं तो ये 10 मार्क्स का मैटर है। कितने मार्क्स का मैटर है? 10 मार्क्स। बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत सरल होता है। देखिएगा, पोएट्री सेक्शन में जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। यहां पर आपको 2 स्टेंजा दिए हुए होंगे, किन्हीं 2 पॉइंट से, एक पॉइंट से एक स्टेंजा होगा, दूसरी पॉइंट से एक और स्टेंजा होगा। मतलब मेरे कहने का ये है, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। 2 स्टेंजा जो है उनमें आपको एक स्टेंजा सेलेक्ट करना है अटेम्प्ट करने के लिए, और ये जो आपका मैटर है वो 4 मार्क्स का होगा, 4 अंक का होगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पोएट्री सेक्शन में 2 स्टेंजा दिए जा रहे हैं और 2 स्टेंजा में से अपन को एक स्टेंजा अटेम्प्ट करना है, वो कितना अंक का रहेगा, कितने अंक का रहेगा? 4 अंक का पहला स्टेंजा, उसके नीचे भी क्वेश्चन दिए हुए होंगे, वो भी 4 अंक के होंगे। दूसरा स्टेंजा होगा जो अथवा में दिया हुआ होगा, उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे वो भी 4 अंक के होंगे। तो देखिएगा, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन पहला स्टेंजा सेलेक्ट करते हैं या दूसरा स्टेंजा सेलेक्ट करते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन जो है वो 4 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 4 या 3 या 2 समझने की आवश्यकता है। जो पोएट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन है वहां पर 2 स्टेंजा दिया हुआ होंगे और 2 स्टेंजा, पहले स्टेंजा के नीचे 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। दूसरे स्टेंजा के नीचे भी 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि ये जो 4 अंक भार का जो स्टेंजा वाला क्वेश्चन है, अगर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो चारों कितने नंबर के हुए? एक एक का नंबर के हुए। और यदि 3 दिए हुए हैं तो पहला कितने नंबर का होगा? 2 का। फिर दोनों कितने कितने नंबर के होंगे? एक एक नंबर के। और यदि 2 ही क्वेश्चन है तो दोनों कितने कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के। कुल मिला के 4 क्वेश्चन है तो भी 4 नंबर के, 3 है तो भी 4 नंबर के, 2 है तो भी 4 नंबर के। ध्यान दीजिए, यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा कि जो क्वेश्चन 1 अंक का होता है उसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है? आपको याद होना चाहिए 10 to 20 वर्ड्स। 10 से 20 शब्द सीमा तक आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन यहां पर समझने की आवश्यकता है, अगर ये स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन जो दिया हुआ है यदि वो 2 नंबर का है तो उसकी वर्ड लिमिट क्या होगी? उसकी वर्ड लिमिट होगी 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स। यदि स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसकी वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होगी, 30 से 40 शब्द सीमा में होगी। और यदि 1 अंक का है तो उसकी वर्ड लिमिट 10 to 20 वर्ड्स होगी। या शायद समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन है तो 1-1 अंक है और उनकी वर्ड लिमिट 10 से 20 शब्द होगी। और अगर कोई क्वेश्चन 2 अंक का है तो उसकी वर्ड लिमिट 30 से 40 शब्द सीमा में होगी। और ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपल्सरी है। पहला स्टेंजा जिसके नीचे 4, 3, 2 जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे अटेम्प्ट करने होंगे। या अगर आपने स्टेंजा नंबर 2 सेलेक्ट किया है अटेम्प्ट करने के लिए, चूज किया है, तो उसके नीचे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको अटेम्प्ट करना कंपल्सरी है। हाँ, स्टेंजा आपको एक सेलेक्ट करना है, एक ही चूज करना है, दोनों स्टेंजा आपको नहीं करना। क्लियर? इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोएट्री सेक्शन से है। ये 4 अंक का आपने स्टेंजा वाला समझ ही लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होंगे उसमें आप ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4। कितने क्वेश्चंस दिए हुए होंगे? 4। अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? 3। एनी 3 आउट ऑफ 4। एनी 3 आउट ऑफ 4। 4 में से कोई 3, एक को छोड़ दीजिएगा। वो आपका पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको लेफ्ट करना है, छोड़ना है, और 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। वो तीनों क्वेश्चन आपके कितने कितने अंक के होंगे? 2-2 अंक के होंगे। और ये 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं परफेक्टली तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 6। अब देखिएगा, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं पोएट्री सेक्शन के, उनमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2-2 अंक के हैं। आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं। 6 और 4 नंबर स्टेंजा वाले पोएट्री सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया? 10। ओके, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19। रेनबो के अंदर रेनबो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसी में ये पोएट्री सेक्शन है। और पोएट्री सेक्शन के अलावा प्रोज सेक्शन है, गद्य भाग है, और उसमें नंबर ऑफ लेशंस हैं 11 नंबर ऑफ लेशंस हैं। 11 जो अध्याय दे रखे हैं, पाठ दे रखे हैं, उनमें से किसी 4 लेशन में से 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 लेसन में से 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों क्वेश्चन आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हैं। 2-2 अंक के होंगे आपके लिए। ये कितने मार्क्स का हो गया? 8 मार्क्स का हो गया, 8 अंक का हो गया। और पता कर लीजिए, जब ये 4 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के। बोलिएगा वर्ड लिमिट कितनी हो गई? 30 to 40 वर्ड। ओके, जो भी प्रश्न 2 नंबर का है, चाहे वो पोएट्री सेक्शन का है चाहे वो प्रोज सेक्शन का है, उसकी वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होगी, 30 से 40 शब्द सीमा में होगी।
और ध्यान रखिएगा स्टेंजा एक चूज किया है, उसके सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और पोइट्री सेक्शन में जो आगे का क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 दे रखे हैं, उनमें से तो कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रखें, एनी 3। लेकिन ये प्रोज सेक्शन में आपको चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी हैं और चारों क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे और ये कुल मिला के 8 अंक का होगा और इसकी वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होगी। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहां पर आपने देख लिया 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। यहां पर 4 कंपलसरी है लेकिन करने 3 कंपलसरी है। यहां पर 4 दिए हुए हैं, चारों की चारों कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। और आगे के क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पर रेनबो टेक्स्ट बुक का प्रोज सेक्शन, गद्य भाग, रेनबो टेक्स्ट बुक का प्रोज सेक्शन, जो यहाँ पर 4 लेसन में से 4 क्वेश्चन आए थे, उनके अलावा जो लेसन बचे हैं 2 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 2। और आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 1। मतलब आपको यहाँ पर क्या मिल रही है? चॉइस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिल रहे हैं? 2। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 मिल रहे हैं, अटेम्प्ट कितना करना है? 1। ये कितने अंक का होगा? 7। कितने अंक का होगा? 7 अंक का होगा। और इसकी वर्ड लिमिट जो है वो होगी आपके 120 वर्ड्स। कितनी होगी? 120 वर्ड्स। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे इस बात को और ये चीज क्लियर है, ऑब्वियस है कि रेनबो का जो पोएट्री सेक्शन है उसमें से स्टेंजा और यहाँ पर 4 सवाल आ रहे हैं जिनमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पोएट्री सेक्शन आपके 10 नंबर का है और प्रोज सेक्शन आपके यहाँ पर कितने नंबर का हुआ? 8 का। और यहाँ पर कितने नंबर का हुआ? 7 का। तो प्रोज सेक्शन आपके कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का। प्रोज सेक्शन कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का प्रोज सेक्शन यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो रेनबो पोएट्री सेक्शन कितने नंबर का हुआ? 10 का। प्रोज सेक्शन कितने नंबर का हुआ? 15 का। कुल मिला के जो रेनबो टेक्स्ट बुक है वो आपके कितने अंक की हो गई? 25। कितने अंक की हो गई? 25। अब देख लीजिएगा कि रेनबो टेक्स्ट बुक 25 अंक की है और राइटिंग स्किल भी कितने अंक का है? 25 अंक का है। रेनबो का पोएट्री और प्रोज सेक्शन समझने के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और अपने पास में 2 क्वेश्चन बचे हैं, 21 और क्वेश्चन नंबर 22। ये होंगे अपने कौन सी टेक्स्ट बुक से? जो सप्लीमेंट्री रीडर है पैनोरमा। और दोनों क्वेश्चन यहाँ पे किससे पूछे जा रहे हैं? पैनोरमा जो स्टोरी बुक है वहां से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा? पैनोरमा से 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और चारों के चारों यहाँ पर कंपल्सरी क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। तो ये आपका मैटर कितने का हो गया? 8 नंबर का। कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। और जब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली पता है कि वर्ड लिमिट यहाँ पर आपकी कितनी होनी है? 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स। क्लियर? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पैनोरमा से है, डेस्क्रिप्टिव टाइप है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 2। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2। आपको क्या मिल रही है? चॉइस। अटेम्प्ट कितना करना है आपको? एनी 1 आउट ऑफ 2। 2 में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, वो कितने मार्क्स का होगा? 7 नंबर का होगा, 7 अंक का होगा। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो वर्ड लिमिट कितनी होगी? 120 वर्ड्स। क्या होगी? 120 वर्ड्स। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर यही हो। क्यों? क्योंकि यहां पर यदि 4 क्वेश्चन है तो 17
18, 19 और 20 हो गए, इससे आगे काउंट अप होंगे, ठीक है। अगर 3 है तो 17, 18, 19 हुए, 2 है तो 17 और 18, क्लियर। उसके बाद में यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 4 हैं। अटेम्प्ट कितने करने हैं, एनी 3 आउट ऑफ 4, प्रत्येक 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो यहां पर एक अपन को छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद में रेनबो के 2 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर 4 कंपलसरी आ रहे हैं, 2-2 अंक के, 8 मार्क्स के हो गए। यहां पर 2 आ रहे हैं, वहां पे चॉइस मिल रही है, एक अपन को अटेम्प्ट करना है, कितने अंक का हो गया, 7 अंक का हो गया। और इसके बाद में पनोरमा का जो क्वेश्चन आता है वो 2 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से भी अपन को एक चॉइस मिलती है, एक क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करना होता है। ये भी कितने नंबर का होता है, 7 नंबर का होता है। और जो 7 नंबर का टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है, 120 वर्ड्स होती है। और अंत में ये पनोरमा के 4 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो प्रत्येक कितने अंक के होते हैं, 2 अंक के होते हैं और कंपल्सरी अटेम्प्टेड होते हैं, अनिवार्य रूप से अटेम्प्ट करने होते हैं। और कितने अंक के हो जाते हैं, 8 अंक के हो जाते हैं। तो मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं कि मैंने जो आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों को अलग अलग तरीके से अंक भार के रूप में डिवाइड करके समझाया है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना उसका वर्ड लिमिट होगा, कितना उसका जो है वर्ड्स का आंसर का क्राइटेरिया जो आपको यूज करना है, देना है आंसर, और उसके साथ साथ में आप कहां पर आपको चॉइस मिल रही है और कितने अंक का है, कहां पर आप 4 में से 3 करेंगे, कहां पर आपको चारों के चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको 80 अंक का जो ये मैटर बताया है, जिस पर आधारित आपका बोर्ड का पेपर आएगा। धन्यवाद।